गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम द्रव्य की अन्य दो परिभाषाएं और द्रव्य का वर्गीकरण देखने वाले हैं। कल के लेक्चर में हमने द्रव्य का मतलब समझ लिया था। उसके बाद में इसके अनुसार हमने द्रव्य की निरुक्ति समझी थी कि द्रव्य यह शब्द कैसे बना है। उसके बाद में हमने द्रव्य की परिभाषा देखी थी। तो एक बार हम फास्ट में रिवाइज करके लेंगे कि कल के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले द्रव्य। अब ये जो द्रव्य है हमने देखा था, ये द्रव्य जो है यह क्या है? पदार्थ है। ये क्या है? पदार्थ है। द्रव्य यह पदार्थ है। तो यह द्रव्य यह पदार्थ का कौन से पदार्थ में इंक्लूड होता है ये देखने के लिए सबसे पहले हमने पदार्थ की एक व्याख्या देखी थी। पदार्थ का मतलब होता है पद का जो भी अर्थ है उसे पदार्थ कहेंगे। पद का जो भी अर्थ है उसे क्या कहेंगे? हम पदार्थ कहेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि गो का मतलब गाय होता है, गौशाला का मतलब होता है गाय रहने का ठिकान। उसके बाद में और एक व्याख्या हमने पदार्थ की देखी थी, पदस्य पदयो पदानाम वा यो अर्थ पदार्थ, मतलब एक पद का, दो पद का या बहु अनेक पद का जो अर्थ है उसे पदार्थ कहेंगे। अभी ये जो पदार्थ है हमने देखा था कि डिवाइड होता है, एक तो अभाव पदार्थ मतलब जिसका अस्तित्व नहीं है ऐसे पदार्थ, और भाव पदार्थ मतलब जिसका अस्तित्व है ऐसे पदार्थ। अब अभाव पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है, इसकी सत्ता ही नहीं है। असत मतलब इसकी सत्ता ही नहीं है। भाव पदार्थ मतलब जिसका अस्तित्व है, जिसकी सत्ता है। और इन भाव पदार्थ में हमने देखे थे 6 पदार्थ इंक्लूड होते हैं, और वो 6 पदार्थ के नाम क्या थे? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 6 पदार्थ को ही कहते हैं षड पदार्थ। क्या कहते हैं इन्हें? षड पदार्थ। उसके बाद में हमने देखा था कि ये जो वैशेषिक अनुसार षड पदार्थ है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, आचार्य चरक अनुसार ये क्रम जो है वो अलग है। आचार्य चरक अनुसार क्या क्रम था शायद हमने कल नहीं देखा था ये। तो षड पदार्थ का क्रम जो है वैशेषिक अनुसार द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय है। तो आचार्य चरक अनुसार ये जो षड पदार्थ यही 6 बताए हैं, यही 6 पदार्थ है, बस उन्होंने क्रम अलग बताया है। उन्होंने ये सामान्य और विशेष को प्रथम स्थान दिया है। तो इनके अनुसार सामान्य, फिर विशेष, उसके बाद में इन्होंने ये द्रव्य, गुण, कर्म में गुणों को पहला स्थान दिया है। गुण, फिर द्रव्य, फिर कर्म और उसके बाद में समवाय। तो यहाँ पर सामान्य और विशेष को प्रथम और द्वितीय स्थान दिया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आचार्य चरक ने जो चरक संहिता लिखी है वो चिकित्सा के दृष्टिकोण से लिखी है, और चिकित्सा के दृष्टिकोण से सामान्य और विशेष को ज्यादा महत्व है, इसलिए उन्हें प्रथम स्थान दिया है। ठीक है। उसके बाद में तो ये षड पदार्थ, और इन षड पदार्थों में से हम द्रव्य पढ़ने वाले हैं। अब द्रव्य जो है उसमें हमने द्रव्य की निरुक्ति देखी थी कि ध्रुवगतो इस धातु को यत प्रत्यय लगाकर द्रव्य शब्द बना है। द्रव्य शब्द कैसे बना है? ध्रुवगतो इस धातु को यत प्रत्यय लगाकर द्रव्य शब्द बना है। इसमें गति का अर्थ होता है गमन होना या प्राप्त होना। अब गति का अर्थ होता है गमन होना या प्राप्त होना, और इसकी जो निरुक्ति है यह इस प्रकार है कि द्रवति गच्छति परिणामम इति द्रव्यम, मतलब जो परिणाम को प्राप्त होता है, जो परिणाम को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहेंगे। कौन से परिणाम को? तो संयोग विभाग इस परिणाम को जो प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। ये हमने निरुक्ति देखी थी, और वहां पर हमने मतलब भी देखा था कि संयोग विभाग किस प्रकार की सृष्टि का निर्माण जब होता है तो कारण द्रव्य का संयोग होता है और कार्य द्रव्य बनते हैं, और विभाग होता है कार्य द्रव्य में तो सृष्टि का नाश होता है। तो इस प्रकार संयोग और विभाग यह द्रव्य में ही होता है। उसके बाद में हमने द्रव्य की परिभाषा देखी थी। तो द्रव्य की परिभाषा देखते समय हमने देखा था कि जिस प्रकार से यह जो चंदन द्रव्य है, तो ये चंदन का गुण क्या है? शीत गुण। तो ये जो शीत गुण है, ये शीत गुण, और चंदन का कर्म क्या है? दाह प्रशमन कर्म। तो ये शीत गुण और ये दाह प्रशमन कर्म जो है यह इस चंदन के आधार से रहते हैं। ये इस चंदन के आधार से रहते हैं। हमें अगर कोई शीत चीज चाहिए तो हमें चंदन ही लेना पड़ेगा या गुलाब ही लेना पड़ेगा। जो भी शीत द्रव्य है वो द्रव्य लेना पड़ेगा। ऐसे हम हवा से शीत गुण ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि शीत गुण का ऐसे अलग अस्तित्व नहीं है। इसका ऐसे स्वतंत्र अस्तित्व है क्या? स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यह द्रव्य के आश्रय से ही रहती है। शीत गुण जो है ये द्रव्य के आश्रय से, सिर्फ शीत गुण है क्या? नहीं, कोई भी द्रव्य, हर एक द्रव्य जो है यह
हर एक गुण जो है यह द्रव्य के आश्रय से ही रहता है, हर एक कर्म जो है यह द्रव्य के आश्रय से ही रहता है। तो हमने उदाहरण लिया था कि चंदन, तो चंदन में जो शीत गुण है यह शीत गुण चंदन के आश्रय से रह रहा है, यह दाह प्रशमन का कर्म जो है वो चंदन के आश्रय से रह रहा है। अगर हमने गुरुची लिया तो गुरुची में तिक्त रस, यह तिक्त रस भी एक गुण है, यह गुरुची के आश्रय से रह रहा है। उसके बाद में ज्वर प्रशमन करने का कार्य, तो ज्वर प्रशमन करना यह जो कार्य है यह गुरुची के आश्रय से रहता है। तो यह द्रव्य के आश्रय से गुण और कर्म रहते हैं, द्रव्य के आश्रय से गुण और कर्म रहते हैं। और इन आश्रय का कारण हमने देखा था, इन आश्रय का कारण है समवायी संबंध, मतलब नित्य संबंध। कौन सा संबंध? नित्य संबंध। समवायी संबंध को ही नित्य संबंध कहते हैं। तो नित्य संबंध, इन आश्रय का स्थान, आश्रय का कारण क्या है? समवाय संबंध या नित्य संबंध। उसका और एक उदाहरण देखा था हमने कि जिस प्रकार घृत है, तो घृत में स्निग्धता है, तो स्निग्धता यह गुण जो है यह इस घृत के आश्रय से रह रहा है। शीत गुण जो है इस घृत के आश्रय से रह रहा है। ये घृत जो है वो अग्निदीपन का कार्य करता है, तो अग्निदीपन का कार्य इस घृत के आश्रय से रह रहा है। ये जो घृत है इस घृत के आश्रय से शीत गुण, स्निग्ध गुण रह रहा है। उसके बाद में अग्नि का दीपन करना, अग्नि का वर्धन करना, यह कर्म देखिए इस घृत के आश्रय से रह रहा है। इसका मतलब द्रव्य जो है वो आश्रय देता है किसे? गुण और कर्म को। द्रव्य जो है वो आश्रय देता है गुण और कर्म को। गुण और कर्म द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और इसके पीछे कारण है समवाय संबंध। क्या कारण है? समवाय संबंध। तो इससे ही हमारी व्याख्या बनी थी, यत्र आश्रित कर्म गुण, जिसके आश्रय से कर्म और गुण रह रहे हैं, जिसके आश्रय से कर्म और गुण रह रहे हैं, और इस आश्रय का कारण जो है वो समवाय है, इस आश्रय के पीछे कारण जो है वो समवाय है, उसे द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे द्रव्य कहेंगे। तो यही शब्द लेकर और एक व्याख्या बनी है, द्रव्य लक्षणम तु, यही है यत्राश्रित कर्म गुण, जिसके आश्रय से कर्म गुण रहते हैं, जिसके पीछे कारण समवाय कारण है, उसे द्रव्य कहेंगे। द्रव्य किसे कहेंगे? द्रव्य लक्षणम तु, जो क्रियावान है, जो क्रियावान है, जो गुणवान है, उसे क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। मतलब चंदन जो है वो पित्त शमन करने वाला, कर्म वाला है, क्रियावान है। चंदन जो है वो शीत गुणवान है। तो जो क्रियावान है, जो गुणवान है, उसे द्रव्य कहेंगे। और ये क्रियावान क्यों है, ये गुणवान क्यों है? इसके पीछे समवायी कारण है। तो द्रव्य लक्षणम तु, द्रव्य का लक्षण यह है कि वह क्रियावान होता है, वो गुणवान होता है, और यह समवायी कारण से युक्त होता है। तो द्रव्य लक्षण क्या है? वैशेषिक दर्शन में वही व्याख्या बताई है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो व्याख्या है उस व्याख्या में द्रव्य लक्षण स्टार्टिंग में है, तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो व्याख्या है उसमें द्रव्य लक्षण, वही द्रव्य लक्षण शब्द जो है यहां से उठाकर क्या किया है? लास्ट में डाला है। तो वैशेषिक दर्शन अनुसार क्या व्याख्या है? जो क्रियावान है, जो गुणवान है और जो समवाय कारण से युक्त है, उसे क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। उसके बाद में और एक व्याख्या भाव प्रकाश ने बताई है। तो आचार्य भाव प्रकाश ने क्या बताया है कि भाव प्रकाश के अनुसार, चलो आचार्य भाव मिश्र के अनुसार क्या बताया है उन्होंने कि जो भी द्रव्य है, अब पहले वाली व्याख्या में बताया है कि जो भी द्रव्य है उसके आश्रय से क्या रहता है? गुण और कर्म रहते हैं। पर यही विस्तृत रूप में भाव प्रकाश जी ने बताया कि सिर्फ गुण ही नहीं, द्रव्य के आश्रय से वीर्य भी रहता है, द्रव्य के आश्रय से विपाक भी रहता है, द्रव्य के आश्रय से प्रभाव भी रहते हैं। वीर्य आपने पढ़े, शीतोष्ण, विपाक, त्रिधा विपाको द्रव्यानाम, मधुर, कटु और अम्ल, यह विपाक है। और प्रभाव है, अचिंत्य कर्म जो है उसे प्रभाव कहेंगे। तो और रस, रस तो गुण में ही इंक्लूड होता है, फिर भी उन्होंने बताया है कि रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, ये सभी जो चीजें हैं ये द्रव्य के आश्रय से ही रहती है। किसके आश्रय से रहती है? द्रव्य के आश्रय से। इन्हें स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये स्वतंत्र ऐसे हमें दिखाई नहीं देंगे। यह जो चीजें हैं यह
द्रव्य के आश्रय से ही दिखाई देती है। तो इसीलिए उन्होंने व्याख्या बताई है कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो रस आदि पंचानाम भूतानाम, रसादीनाम पंचानाम भूतानाम यद आश्रय भूतम, इन पांचों का जो आश्रय स्थान है उसे ही द्रव्य कहते हैं, उसे ही क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। तो रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव, इन पांचों का जो आश्रय स्थान है उसे ही क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। अब यह हमने द्रव्य की व्याख्या देखी है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि द्रव्य का वर्गीकरण। तो द्रव्य के वर्गीकरण करते समय द्रव्य का वर्गीकरण जो है, एक तो सबसे बड़ा वर्गीकरण जो किया है वो सृष्टि की निर्मिति के दृष्टिकोण से किया है कि सृष्टि निर्माण होने से पहले जो द्रव्य थे वह, और जिनसे सृष्टि निर्माण हुई है वो, और जिन जो निर्माण हुआ है वह चीजें। मतलब सृष्टि कारण द्रव्य से हुई है निर्माण, और उन कारण द्रव्य से क्या बनते हैं, कार्य द्रव्य बनते हैं। तो द्रव्य का वर्गीकरण करते समय उन्होंने दो डिवीजन किए, और उनमें एक में आया कि जिनसे सृष्टि का निर्माण होता है वो कारण द्रव्य, और जो निर्माण हो रहे हैं वो कार्य द्रव्य। तो द्रव्य के दो भाग किए हैं उन्होंने, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। जो सृष्टि निर्मिति के प्रमुख तत्व है वो 9 तत्वों को उन्होंने कारण द्रव्य कहा, और जो सृष्टि निर्मिति के बाद में जो सृष्टि बन रही है, तो जो भी निर्माण हो रहे हैं वो क्या है, कार्य द्रव्य। अब सृष्टि निर्माण हो गई, फिर इन सृष्टि निर्माण होने के बाद में ये जो कार्य द्रव्य है इनका फिर जब भी सृष्टि का नाश होगा तो इन कार्य द्रव्य का क्या होगा, इनका भी नाश होगा, और इनका नाश होने के बाद में इनका विभाग होगा और फिर से क्या बनेंगे, कारण द्रव्य बनेंगे। तो कार्य द्रव्य का नाश होने के बाद में फिर से क्या बनेंगे, कारण द्रव्य बनेंगे। तो इसका मतलब है कि कार्य द्रव्य जो है वो निर्माण हो रहे हैं, पर हमारे पदार्थ विज्ञान में कहा गया है जो भी चीज, जिस भी चीज की निर्मिति होती है उस चीज का नाश अवश्य होता है। मतलब जिसे कारण है, कोई तो भी आदि है, जिसके पीछे कोई तो भी कारण है, उसका अंत जरूर होता है। इसीलिए कार्य द्रव्य जो है वो निर्माण हो रहे हैं, तो यह जो है यह नाश होने वाले हैं, अनित्य है। और ये कार्य द्रव्य किससे बनते हैं, कारण द्रव्य से। तो ये जो कारण द्रव्य है, ये 9 द्रव्य, मतलब सृष्टि का नाश भी हो गया तो ये कार्य द्रव्य से क्या बनेंगे, कारण द्रव्य बनेंगे, और कार्य द्रव्य से पुनः कारण द्रव्य बनने के कारण ये नित्य है, ये हमेशा रहने वाले हैं। ये कारण द्रव्य क्या है, नित्य है, ये हमेशा रहने वाले हैं। तो कारण द्रव्य 9 बताए हैं। कौन से 5 महाभूत, उसके बाद में हमने देखा कि 5 महाभूत, और सजीव में क्या क्या रहता है, फिर से मन और आत्मा। मतलब पंच महाभूत के संयोग से क्या बनेंगे, निर्जीव सृष्टि बनेगी। पर सजीव सृष्टि बनने के लिए उसमें क्या लगेगा, मन रहेगा और आत्मा भी रहेगी, और इन पूरे संयोग के लिए, विभाग के लिए हमें जगह चाहिए और टाइम चाहिए, टाइम एंड स्पेस। इसलिए इसके साथ में आएगा काल और दिशा। काल जो है वो टाइम प्रोवाइड करेगा, समय, और दिशा जो है वो जगह पर प्रोवाइड करेगी। तो यह जो है कारण द्रव्य है 9, 5 महाभूत, मन, आत्मा, काल और दिशा। अब इन कारण द्रव्य का पुनः 2 प्रकार से डिवीजन किया है, मूर्त कारण द्रव्य और अमूर्त कारण द्रव्य। अब मूर्त कारण द्रव्य और अमूर्त कारण द्रव्य में क्या फर्क है देखेंगे। मूर्त कारण द्रव्य मतलब जिन्हें विशिष्ट आकार है, जिन्हें विशिष्ट आकार है, जिनमें चलनात्मक कर्म दिखाई देते हैं, और जो परमाणु से बने हैं, जो परमाणु से बने हैं, या जो स्वयं परमाणु ही है। जिस प्रकार से ये जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये जो 4 चीजें हैं ये परमाणु से बनी है। किससे बनी है, ये परमाणु से बनी है, और ये परमाणु का जो है संयोग होने के कारण ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु बनते हैं। मतलब इन्हें विशिष्ट आकार भी है। जो भी चीज परमाणु से बनेगी उन्हें क्या होगा, विशिष्ट आकार होगा, और वह एक जगह से दूसरी जगह पर गति हो सकती है इनकी। मतलब इनमें चलनात्मक कार्य दिखाई देता है, इनमें चलनात्मक कार्य दिखाई देता है। अगर आपने कोई पत्थर उठाया और वो पत्थर फेंका आपने, तो वो उसमें जो गति होती है वो चलनात्मक कर्म से होती है।
उसमें जो गति होती है वो चलनात्मक कर्म से होती है। चलनात्मक कर्म म्हणजे काय, मतलब क्या है, समझ में आ गया कि आपने पत्थर फेंका तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो ये चलनात्मक कर्म है। आप खुद से चलकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो ये चलनात्मक कर्म है। जो एक रास्ते पर चलने वाली बस जो है वो यहाँ से इधर जा रही है, तो यह जो गति है यह चलनात्मक कर्म की वजह से होती है। तो इसका मतलब है जिस भी चीज को आकार होगा, स्वरूप होगा, वह एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, तो उनमें चलनात्मक कर्म भी दिखाई देता है। तो कौन सी तीन चीजें देखी हमने मूर्त द्रव्य में, कि वो परमाणु से बने हैं, उसमें विशिष्ट आकार है और उनमें चलनात्मक कर्म भी दिखाई देता है कि वो परमाणु से बने हैं, इसलिए उन्हें मूर्त स्वरूप है, उन्हें विशिष्ट आकारमान है और उनमें चलनात्मक कर्म दिखाई देती है। तो अमूर्त में इसके एग्जैक्टली अपोजिट कि ये परमाणु से नहीं बने हैं, इनमें विशिष्ट आकारमान भी नहीं है, वो परमाणु से बने ही नहीं है, तो विशिष्ट आकारमान कैसे होगा उन्हें, कि ऐसे डिफिनेट बता सकते हैं कि ये छोटा है या बड़ा है, ऐसा आकारमान उसमें नहीं है। और उसके बाद में इनमें चलनात्मक कर्म भी नहीं दिखाई देते हैं। तो किस प्रकार से नहीं दिखाई देंगे बाद में देखेंगे। एक बार हमने मूर्त द्रव्य देखेंगे कि मूर्त द्रव्य कौन से है, पृथ्वी जल तेज वायु। तो पृथ्वी जल तेज वायु ये जो मूर्त द्रव्य है, हमने देखा पृथ्वी जल तेज वायु ये चारों के चारों परमाणु से बने हैं। पृथ्वी के परमाणु इकट्ठे आते हैं और पृथ्वी बनती है, जल के परमाणु इकट्ठे आते हैं और जल बनता है, तेज के परमाणु इकट्ठे आते हैं और तेज बनता है, वायु के परमाणु इकट्ठे आते हैं और वायु बनता है। ये हमने दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में देखा है। अब ये परमाणु से बने हैं, इनका विशिष्ट आकार है। पार्थिव द्रव्य आपने देखे तो उन्हें विशिष्ट आकार है, जलीय द्रव्य देखेंगे उन्हें तो भी आकार मान रहेगा। तो इनमें चलनात्मक कर्म भी दिखाई देता है, एक जगह से ये दूसरी जगह भी जाते हैं। अब देखेंगे मन के बारे में। मन जो है ये स्वयं ही अनुस्वरूप है, स्वयं ही अनुस्वरूप है, मतलब ये स्वयं ही परमाणु है, ये अणु से बना हुआ नहीं है। जब अणु इकट्ठे आएंगे तो अणु से कोई भी चीज बनना कहते हैं हम, कि परमाणु इकट्ठे आए, परमाणु के संयोग से ऊपर वाली चीजें बन रही है कि पृथ्वी जल तेज वायु। पर मन जो है ये अणु से बन नहीं रहा है, ये स्वयं ही अणु है, ये स्वयं ही अणु का आकार का है। उसके बाद में इसे विशिष्ट आकार है क्योंकि ये अणु स्वरूप है। और उसके बाद में चलनात्मक कर्म, जब भी आप ये मोबाइल लेकर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके चक्षु इंद्रिय का, आपका मन जो है वो चक्षु इंद्रिय में है। जब आप नोट्स बना रहे हो तो आपका जो मन जो है वो नोट्स बनाने के लिए उस चक्षु इंद्रिय के द्वारा उस मतलब आपकी जो नोटबुक है वहां पर जा रहा है। उसके बाद में कोई किसी ने भी आपको आवाज दिया तो आपका मन जो है वो आपके कर्ण इंद्रिय तक जाता है, बराबर है। आप कोई भी चॉकलेट खा रहे हो तो आपका मन जो है वो जीवा इंद्रिय तक आता है। तो इसके मतलब यह उदाहरण देखकर हमें पता चलता है कि मन जो है वो एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय क्या करता है, ट्रैवल करता है। इस प्रकार से मन में चलनात्मक कर्म भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार से मन भी क्या हुआ, मूर्त द्रव्य हुआ। तो मूर्त द्रव्य कौन से, पृथ्वी जल तेज वायु और मन। आकाश के परमाणु नहीं होते हैं, आकाश के परमाणु नहीं होते, इसलिए आकाश जो है वो अमूर्त द्रव्य है। आकाश के परमाणु नहीं होते हैं, आकाश परमाणु से बना नहीं है और आकाश विभू द्रव्य है, वो सर्वत्र व्याप्त है। काल और दिशा भी विभू द्रव्य है, काल और दिशा भी विभू द्रव्य है, आत्मा भी विभू द्रव्य है। यह सर्वत्र व्याप्त होते हैं। जैसे कि आप कहेंगे कि आत्मा तो शरीर में होती है, नहीं, आत्मा जो जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है और परमात्मा विभू है, सर्वत्र है, ठीक है। तो यह जो है ये परमाणु से बने नहीं है और इनमें विशिष्ट आकार नहीं है और इनमें चलनात्मक कर्म भी नहीं दिखाई देता है, इसीलिए ये चार जो है वो अमूर्त द्रव्य। तो मूर्त द्रव्य कितने हैं बेटा, 5, जिसमें पंच महाभूत में से पृथ्वी जल तेज वायु आता है और 5वां जो है वो आकाश नहीं आता है। आकाश न लेकर हमें क्या लेना है, मन लेना है। तो मन यह मूर्त है, याद रखिए, मन यह जो है वो मूर्त है। पृथ्वी जल तेज वायु और मन मूर्त द्रव्य, और अमूर्त द्रव्य में आता है आकाश, काल, दिशा और आत्मा। देखिए ये जो पृथ्वी जल तेज, ये जो सोना है ये आक्रस तेज का ही उदाहरण है। ये जाठर अग्नि तो ये तेज के उदाहरण है। उसके बाद में वायु और उसके बाद में ये जो मन है वो मन, ये सभी मूर्त द्रव्य है। कौन से द्रव्य है, ये मूर्त द्रव्य। और आकाश, काल, दिशा, आप कहीं पर भी जाओ,
कहीं पर भी जाओ, आपके साथ में आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपके सराउंडिंग में आपको दिशा दिखाई देगी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी जगह पर होगी। आकाश जो है यह आकाश भी होगा सर्वत्र विभु। काल जो है यहाँ पर भी समय है, आप किसी भी अन्य जगह पर जाएंगे वहां पर भी समय होगा। तो ये सर्वत्र व्याप्त विभु है। और आत्मा, जीवात्मा जो है वो सर्वत्र व्याप्त है। तो इस प्रकार से यह जो है यह अमूर्त कारण द्रव्य है। ये क्या है? अमूर्त कारण द्रव्य। तो कारण द्रव्य के हमने दो प्रकार देखे। दो प्रकार में से सबसे पहला है मूर्त द्रव्य और अमूर्त द्रव्य। मूर्त द्रव्य मतलब जो परमाणु से बने हैं, जिन्हें विशिष्ट आकार है और जिनमें चलनात्मक कर्म होता है। और अमूर्त द्रव्य मतलब जो परमाणु से बने हुए नहीं है, जिन्हें विशिष्ट आकार मान नहीं है और जो जिनमें चलनात्मक कर्म दिखाई नहीं देता है। तो मूर्त द्रव्य के पांच कौन से है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। आकाश नहीं। और आकाश जो है वो अमूर्त है। तो अमूर्त द्रव्य कौन से? आकाश, काल, दिशा और आत्मा। आकाश से ही स्टार्ट करना है कि यहाँ पर हमने आकाश को स्किप कर दिया, तो इसलिए अमूर्त में पहले स्टार्टिंग में क्या लेना? आकाश लेना। आकाश, काल, दिशा और आत्मा, ये मूर्त द्रव्य और ये अमूर्त द्रव्य। अब इसके बाद में हम देखेंगे कार्य द्रव्य। क्या देखेंगे हम? कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य का जो वर्गीकरण है, कार्य द्रव्य जो है वो अनित्य है। अब ये जो सराउंडिंग में आपको जो भी द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, ये सभी कार्य द्रव्य है। ये क्या है? ये सभी कार्य द्रव्य। अब ये कार्य द्रव्य का अगर हमने डिवीजन किया, सराउंडिंग में आपको जो भी चीजें दिखाई दे रही है, जो भी चीजें, तो आप डिवाइड कैसे कर सकते हो? आपने इन्वायरमेंट में भी पढ़ा होगा कि किसी भी चीज की डिवाइडेशन आप कैसे कर सकते हो कि सराउंडिंग में जो भी चीजें देख रहे हो उनका डिवीजन दो तरह से होगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इसे ही हम कहते हैं चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। क्या कहते हैं हम? चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। मतलब जिसमें चैतन्य तत्व है उन्हें हम कहते हैं चेतन द्रव्य, और जिसमें चैतन्य तत्व नहीं है उसे हम कहते हैं अचेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य जो है वो इंद्रिय सहित होते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं सेंद्रिय चेतन द्रव्य। और अचेतन द्रव्य में इंद्रिय नहीं होते हैं तो उन्हें कहते हैं निरेंद्रिय अचेतन द्रव्य। जिनमें चैतन्य ही नहीं है उनमें इंद्रिय हो गए क्या? नहीं। तो चेतन द्रव्य जो है वो इंद्रिय सहित होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सेंद्रिय चेतन द्रव्य, और अचेतन द्रव्य या इंद्रिय के सिवा होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं निरेंद्रिय अचेतन द्रव्य। अब जो चेतन द्रव्य है इसके पुनः दो प्रकार होते हैं। निरेंद्रिय अचेतन मतलब अचेतन जो है वो कौन से सराउंडिंग में? खनिज है और कृत्रिम मैन मेड है। मतलब जो निसर्गतः मिलते हैं वो खनिज, और कृत्रिम मतलब मैन मेड, मनुष्य ने जो भी बनाया है, कुर्सी, टेबल, वो सभी किस में आएंगे? कृत्रिम में आएंगे। अब इसके बाद में सेंद्रिय चेतन द्रव्य, इनके पुनः दो प्रकार, अंतश्चेतन और बहिरअंतश्चेतन। अंतश्चेतन और बहिरअंतश्चेतन। अंतश्चेतन मतलब जिसके अंदर चेतना के लक्षण है। जहां पर चेतना के लक्षण बस अंदर ही है, वो बाह्यता दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसका मतलब है वह वनस्पति। क्या है? वो वनस्पति है कि जिसमें चैतन्य के लक्षण जो है वो बाह्यता नहीं दिखाई दे रहे। वनस्पति एक जगह से दूसरी जगह फिरते हैं क्या? नहीं दिखाई देते हैं। तो इनमें बाह्यता चैतन्य के लक्षण दिखाई नहीं देते। पर प्राणियों में चैतन्य के लक्षण अभ्यंतरता भी दिखाई देते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी होती है उनमें, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, यह चीजें। तो यह अभ्यंतर चेतन तत्वों के लक्षण है। और बाह्यता लोकोमोशन दिखाई देता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो यह जो है वो बहिरअंतश्चेतन। तो अंतश्चेतन मतलब पूरे उद्भिद जो वनस्पति है वो सभी, और बहिरअंतश्चेतन मतलब जांगम, प्राणियों के लिए बोला गया है। अब अंतश्चेतन में पुनः प्रकार पड़ते हैं जो है वो वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। इसका मतलब आगे हम देखेंगे। और बहिरअंतश्चेतन के जो चार प्रकार है, इनके भी चार प्रकार है, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। एक एक दिखाई देंगे कि कार्य द्रव्य के दो प्रकार कौन से? सेंद्रिय चेतन द्रव्यम, निरेंद्रियम अचेतनम। कितना आसान सा श्लोक है। सेंद्रिय चेतन द्रव्यम, जो स इंद्रिय है वो चेतन द्रव्य है, जिसके जहां पर इंद्रिय है वो चेतन द्रव्य है, और जो निरेंद्रिय है जिनमें इंद्रिय नहीं है वो अचेतन द्रव्य है। अब ये जो है यह
चुई मुई का चुई मुई की वनस्पति है। तो यह जो है मतलब यह हाथ लगाने के बाद में ये अपने जो पत्ते हैं ये सिकुड़ लेती है, बराबर है। तो इसमें स्पर्शन इंद्रिय है, इस वनस्पति में क्या है, स्पर्शन इंद्रिय है, बराबर है। तो यह जो है यह चेतन द्रव्य है, ये चैतन्य के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो यह सेंद्रिय चेतन द्रव्य। और ये जो पहाड़ है, पहाड़ में कोई भी इंद्रिय है क्या, नहीं है, तो ये निरेंद्रिय अचेतन द्रव्य है। अब जो चेतन द्रव्य है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, इनके पुनः दो प्रकार हमने देखे थे, अंतश्चेतन और बहिरंतचेतन। अंतश्चेतन मतलब प्लांट उद्भिद, और बहिरंतचेतन मतलब एनिमल जांगम। अब अंतश्चेतन के प्रथमतः हम अंतश्चेतन के क्या करेंगे, ये चार जो बताए हैं अंतश्चेतन में इंक्लूड होते हैं, वनस्पति, वानस्पति, औषध और विरुद्ध, इनके मतलब देखेंगे। वनस्पति मतलब जिनको बस फल ही आते हैं, जिनके फूल दिखाई नहीं देते हैं। वनस्पति का मतलब होता है जिनमें फल आते हैं, फूल दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें वनस्पति कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, वनस्पति। वनस्पति में फल आते हैं पर फूल दिखाई नहीं देते हैं। उदाहरण क्या है इसका, कि वड और औदुंबर। औदुंबर जो है उनके फूल दिखाई नहीं देते हैं, औदुंबर के फूल दिखाई नहीं देते हैं, उनमें सिर्फ फल ही आते हैं, तो इन्हें कहते हैं वनस्पति। क्या कहेंगे इन्हें, वनस्पति। अब दूसरा जो है वो वानस्पति। वानस्पत्य मतलब वानस्पत्य में फल और फूल दोनों भी दिखाई देते हैं, फल और फूल दोनों भी दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं वानस्पत्य। जैसे कि आम आम के पेड़ पे, आम के पेड़ पर जो मोहर लगा हुआ होता है, या जामुन, तो यहाँ पर जो मोहर मतलब जो छोटे छोटे फूल आते हैं और फिर बाद में फल दिखाई देते हैं, तो इनमें फूल और फल दोनों भी दिखाई देते हैं, फूल और फल दोनों भी दिखाई देते हैं, उन्हें कहते हैं वानस्पत्य। अब याद रखने के लिए कितना आसान है, वनस्पति और वानस्पत्य। अब जिनमें बस व है, तो यह क्या हो गया, बस फल है, फूल नहीं है। और यहाँ पर व प्लस एक जो काना मतलब एक जो लाइन है, व प्लस आ, मतलब व प्लस क्या है, आ है, तो यहाँ पर क्या है, फल भी है और पुष्प भी है, फल भी है और पुष्प भी है। सिर्फ वो होगा तो सिर्फ फल, और वा होगा व प्लस आ, तो फल भी है और पुष्प भी है। तो वनस्पति का उदाहरण हमने देखा था कि वड और औदुंबर, और वानस्पत्य का उदाहरण जिसमें फल और पुष्प दोनों भी है, तो जामुन और आम। उसके बाद में विरुद्ध, बाकी चीजें विरुद्ध में आती है। जो वनस्पति वानस्पत्य जो है वो बड़े पेड़ रहते हैं, बराबर है। अब ये छोड़कर बाकी जो भी छोटी छोटी चीजें आएंगी, कि मतलब गुल्म आएंगे, वेल लता आएंगी, ये सभी जो चीजें हैं ये विरुद्ध में आएंगे। किस में आएंगे, मतलब हर्ब्स एंड श्रब, ये जो चीजें हर्ब्स एंड श्रब जो है ये किस में आएगी, विरुद्ध में आएगी। ठीक है, लताएं जो है वो किस में आएगी, विरुद्ध में आएगी। तो ये गुड़ुचि और कंटकारी, इसके उदाहरण क्या है, गुड़ुचि और कंटकारी। ये जो है ये गुड़ुचि का पेड़ है, सॉरी गुड़ुचि का वो क्या बोलते हैं उसे, झुडूप, मराठीमध्ये झुडूप म्हणतात ते, छोटस जे काही झाड आहे उसे विरुद्ध कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में औषध। औषध का मतलब होता है कि ये जो फल है, मतलब ये फल आने के बाद में, फल का पाक होने के बाद में यह जो औषध है यह नष्ट हो जाता है। जैसे कि गोधूम जो है या तिल, उनमें गेहूं आने के बाद में, गोधूम मतलब गेहूं आने के बाद में हमने गेहूं निकाल दिया, तो ये बाद में यह नष्ट हो जाता है। फिर से उसे फिर से गोधूम आता है कि उसमें गेहूं फिर से आता है कि उसमें नहीं, वो पूरे का पूरा जो खेती है वो उनमें से वो जो बचे हुए जो चीजें है वो निकाल देना पड़ता है उसमें से गेहूं निकालने के बाद में।
तो इस प्रकार से एक बार गेहूं निकालने के बाद में वहां पर उस जो भी वनस्पति है उसका नाश हो जाता है, उसे ही हम औषध कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? औषध। मतलब एक बार गेहूं आने के बाद में वो जो प्लांट है उस प्लांट का पूरा का नाश होता है, उसे औषध कहेंगे। तिल आने के बाद में वो तिल निकाल लिया तो उसका उस प्लांट का नाश हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? औषध। तो उसे क्या कहेंगे? औषध कहेंगे। तो उदाहरण है गोधूम और तिल। उसके बाद में बहिर्भ्यंतर चेतन जांगम द्रव्य। अब इस जांगम द्रव्य में आता है जरायुज। जरायुज मतलब जहां पर गर्भाशय है, अपरा है। जरायु मतलब जहां पर गर्भाशय है, अपरा है, और ऐसे गर्भाशय से निर्मित हो रही है तो उसे कहेंगे जरायुज। गर्भाशय से निर्मित हो रही है तो उसे कहेंगे जरायुज। उदाहरण है मानव और सस्तन प्राणी। मानव और सस्तन प्राणी। मानव की निर्मित देखिए, यह जो है ये गर्भाशय है, ये जो है ये प्लासेंटा है, तो सॉरी ये जो है ये गर्भाशय है, और यहाँ पर यह जो है यह प्लासेंटा है, ये जो है यह प्लासेंटा है। तो गर्भाशय है, प्लासेंटा है, मतलब गर्भाशय है और प्लासेंटा है, ऐसे निर्मित जहां पर होती है तो उसे क्या कहेंगे? जरायुज। क्या कहेंगे उसे? जरायुज। उसके बाद में अंडज, जहां पर अंडे द्वारा निर्मित होती है, अंडे द्वारा निर्मित होती है उसे कहेंगे अंडज। उदाहरण है सांप, पक्षी, कासव, जो भी पंछी है उनकी निर्मित अंडे से ही होती है। स्वेदज, जो स्वेद से निर्माण होने वाले जो प्राणी है उन्हें स्वेदज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कृमि और कीटक। और उद्भिज मतलब जो जमीन को फोड़कर बाहर आते हैं उन्हें उद्भिज कहते हैं। जमीन को चीरकर बाहर आते हैं उन्हें क्या कहेंगे? उद्भिज कहेंगे। उदाहरण के तौर पर अर्थवर्म, फ्रॉग, अर्थवर्म और फ्रॉग। मेंढक, क्या कहेंगे आप? मेंढक, मेंढक। उसके बाद में निरेंद्रिय अचेतन द्रव्य। निरेंद्रिय अचेतन द्रव्य में हमने देखा कि खनिज और कृत्रिम। खनिज मतलब जो निसर्गतः उपलब्ध है वह सभी, जैसे कि धातु, उपधातु, रत्न, यह जो है मिट्टी, पत्थर, ये जो है ये निसर्गतः उपलब्ध है, निसर्गतः उपलब्ध है, उसे क्या कहेंगे हम? खनिज कहेंगे। तो ये निरेंद्रिय अचेतन द्रव्य का एक हो गया खनिज। और दूसरा हमने पढ़ा था कृत्रिम, मतलब जो कृत्रिम मतलब वो आर्टिफिशियल बना है, आर्टिफिशियली जो बना है उसे क्या कहेंगे? कृत्रिम। जैसे कि सिंथेटिक, नायलॉन, ये जो चीजें हैं, ये धागे जो है ये आर्टिफिशियल बने हुए हैं। या कोई भी टॉय, कोई भी चेयर, टेबल, ये जो चीजें हैं ये आर्टिफिशियल बनी हुई है तो उसे क्या कहेंगे हम? कृत्रिम कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर बहिरंतश्चेतन के हमने सबसे पहले वनस्पति के बहिरंतश्चेतन के हमने 4 प्रकार देखे। सबसे पहले वनस्पति के देखेंगे। वनस्पति अपुष्पो फलवंतो वनस्पति। हाँ, अपन हमने देखा था कि वनस्पति क्या है, यहाँ पर एक ही वो, मतलब यहाँ पर फल होता है पर फूल नहीं होता है, फल होता है पर फूल नहीं होता है। तो वही कहा है अपुष्पो फलवंतो वनस्पतयः। जो फूल नहीं है जिसे और फल आते हैं वो वनस्पति है, जैसे कि औदुंबर और वड। इसके बाद में वनस्पति की व्याख्या, पुष्प फलवंतो हो वृक्ष। पुष्प और फलवान दोनों भी है उसे क्या कहेंगे? वृक्ष कहेंगे या वनस्पत्य कहेंगे। विरुद्ध, जो प्रतानवंत स्तंभिनिश्च, मतलब विरुद्ध मतलब लताएं, जो प्रतानवान है, जिसकी जो लताएं होती है ना, ये लताएं तो इनमें ऐसे टेंड्रिल्स दिखाई देते हैं ना, तो ये प्रतानवान होती है और यह वृक्ष पर चढ़कर जाती है। तो प्रतानवंत्य स्तंभिनिश्च विरुद्ध। और फलपाक निष्ठा औषध, फल का पाक होने के बाद में जो खत्म हो जाता है उसे क्या कहेंगे? औषध कहेंगे। जो नष्ट हो जाता है फल का पाक होने के बाद में उसे क्या कहेंगे? औषध कहेंगे। जैसे कि तिल और गोधूम। अब हमने ये जो वर्गीकरण देखा वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध, और बहिरंतश्चेतन का हमने देखा कि जरायुज, अंडज,
उद्बीज और स्वेदज। ठीक है, तीसरा क्या है यहाँ पर, स्वेदज। तो ये है यह जांगम के या बहिरंतश्चेतन के, यह औद्भिद के चार देखे हमने, वनस्पति, वानस्पति, विरुद्ध और औषध। अब ये जो वर्गीकरण देखा हमने पूरा का पूरा मूर्त द्रव्य, अमूर्त द्रव्य, कारण द्रव्य का, कार्य द्रव्य का एक बार देख लेंगे। हाँ, ये जो वर्गीकरण देखा हमने कि हमने कार्य द्रव्य का देखा चेतन, अचेतन। चेतन में देखा अंतश्चेतन के ये चार प्रकार और बहिर्चेतन के हमने ये चार प्रकार देखा। इसी तरह हमने कारण द्रव्य भी देखे थे कि कारण द्रव्य हमने क्या देखा, मूर्त द्रव्य और अमूर्त द्रव्य। और ये कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य किसका डिवीजन है, ये द्रव्य का डिवीजन है। तो इस प्रकार से ये पूरा चार्ट हमने देखा। तो ये पूरा हो गई हमारी सृष्टि की निर्मिति के दृष्टिकोण से द्रव्य का वर्गीकरण। अब इसके बाद में हम देखेंगे आयुर्वेद दृष्टिकोण से द्रव्य का वर्गीकरण। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से द्रव्य का वर्गीकरण जो है, इसमें द्रव्य जो है वो प्रामुख्य से शारीरिक द्रव्य और बाह्य द्रव्य, मतलब शरीर के अंदर जो द्रव्य है वह शारीरिक द्रव्य हो गए और शरीर के बाहर जो द्रव्य है वो हो गए बाह्य द्रव्य। मतलब आप बैठे हो, मोबाइल खेल रहे हो, बराबर है, मोबाइल में देख रहे हो वीडियो, तो मोबाइल जो है वो क्या हो गया, बाह्य द्रव्य हो गया, बाहरी द्रव्य है। कोई भी द्रव्य जो बाहर स्थित है उसे बाह्य द्रव्य कहेंगे, और शरीर के अंदर जो स्थित द्रव्य है उसे क्या कहेंगे, अभ्यंतर द्रव्य या शारीरिक द्रव्य। जैसे कि आपका शरीर जो है वो दोष धातु मलों से बना है, तो वो हो गए शारीरिक द्रव्य। क्या हो गए वो, शारीरिक द्रव्य। और बाह्य द्रव्य मतलब जो भी चीजें द्रव्य बाहर है उसे क्या कहेंगे, बाह्य द्रव्य। अब इन बाह्य द्रव्य जो है इनमें पुनः तीन प्रकार के है कि शमन, कोपन और स्वस्थहितम। श्लोक पढ़ा है आपने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1 में कि द्रव्य जो है वो तीन प्रकार के होते हैं कि शरीर के अंदर इस्तेमाल करने के बाद में यह शरीर में दोषों का क्या करेंगे, शमन करने वाले द्रव्य, धातु का दूषण करने वाले द्रव्य और स्वस्थ हितकर द्रव्य। तो जो दोषों का शमन करते हैं उसे दोष प्रशमन करने वाले द्रव्य कहेंगे, जो धातु का दूषित करते हैं उसे धातु प्रदूषित द्रव्य कहेंगे, और जो स्वस्थ बना कर रखते हैं उन्हें स्वस्थ वृत्तकर द्रव्य कहेंगे। तो इस प्रकार से शारीरिक द्रव्य के दो प्रकार, शारीरिक द्रव्य, बाह्य द्रव्य, और बाह्य द्रव्य के पुनः तीन प्रकार, दोष प्रशमन करने वाले द्रव्य, धातु दूषण करने वाले द्रव्य और स्वस्थ वृत्तकर द्रव्य। दोष प्रशमन करने वाले जो द्रव्य है इनमें आते हैं आम्ला, हिरड़ा, भेड़ा, मतलब अम्ल की, हरित की, विविध की। उसके बाद में धातु प्रदूषित करने वाले द्रव्य में आते हैं कि उसके बाद में आप दोष प्रशमन करने वाले द्रव्य में ये भी लिख सकते हैं कि घृत पित्त का शमन करता है, मधु कफ का शमन करता है। तो ये दोष प्रशमन करने वाले द्रव्य है। धातु दूषित करने वाले द्रव्य में आएंगे धतूर और वत्सनाम, जो भी विशेष द्रव्य है वो धातु का क्या करेंगे, प्रदूषित, धातु को दूषित करेंगे। और स्वस्थ हितकर द्रव्य में आते हैं गोधूम और मूंग। गोधूम और मूंग मतलब ये स्वास्थ्य के लिए रक्तशाली, ये जो है ये स्वास्थ्य के लिए हितकर द्रव्य है। अब इसके बाद में योनि भेद के अनुसार, योनि भेद के अनुसार जो पार्थिव द्रव्य है, मतलब जो पृथ्वी के गर्भाशय में हमें मिलते हैं उन्हें भौम द्रव्य या पार्थिव द्रव्य कहते हैं। जैसे कि धातु, गंधक, ये जो है ये पार्थिव द्रव्य है। उसके बाद में औद्भिद द्रव्य मतलब जो वनस्पति द्वारा हमें मिलते हैं उन्हें औद्भिद द्रव्य कहते हैं, जैसे कि गोधूम, अम्ल की। और जांगम द्रव्य मतलब जो प्राणियों द्वारा हमें मिलते हैं, जैसे कि दुग्ध, गोरोचन, गाय का पित्त, गोरोचन मतलब गाय का पित्त, कस्तूरी, ये जो है यह जांगम द्रव्य है, यह हमें प्राणियों द्वारा प्राप्त होता है। तो कोई द्रव्य जो है योनि भेद, योनि मतलब उत्पत्ति, योनि मतलब उत्पत्ति, उसका उगम, उत्पत्ति, तो उनका स्रोत, जो जिसका स्रोत पृथ्वी है उन्हें पार्थिव द्रव्य कहते हैं। जिनका स्रोत वनस्पति है, प्लांट्स है, उन्हें औद्भिद द्रव्य कहेंगे। और जिनका स्रोत जांगम मतलब प्राणी है उन्हें जांगम द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो पार्थिव द्रव्य का उदाहरण है धातु, जो भी खनिज है वो सभी खनिज पार्थिव द्रव्य में आएगी। मनशिला भी पार्थिव द्रव्य में आएगा। उसके बाद में औद्भुत द्रव्य में आएगा गोधूम, अम्ल की, और जांगम द्रव्य में आएगा कस्तूरी, गोरोचन और दुग्ध।
और इसके बाद में और एक लास्ट के वैशेषिकोक्त कार्य द्रव्यों के प्रकार। तो वैशेषिक अनुसार कार्य द्रव्य के पुनः 3 प्रकार होते हैं, शारीर द्रव्य, इंद्रिय द्रव्य और विषय भेदक। ये हमने दर्शन में देखा है कि शारीरिक द्रव्य मतलब जो भी मतलब पार्थिव चीज है, तो पृथ्वी के पर जो शरीर है वो शारीरिक द्रव्य में आएगा। इंद्रिय जो है वो घ्राणेन्द्रिय आएगा, और विषय जो है वो मिट्टी, पत्थर, ये जो है वो पार्थिव द्रव्य के विषय आएंगे। तो यह जो है वैशेषिक अनुसार द्रव्य का क्या है, वर्गीकरण है। हमने यह वैशेषिक दर्शन में डिटेल में देखा है। चलो, तो यहाँ पर वर्गीकरण जो है वो खत्म हो गया है। इसके बाद में द्रव्य का प्राधान्य और द्रव्य की आयुर्वेदिक उपयोगिता, ये दो चीजें जो है वो अगले लेक्चर में हम खत्म करेंगे। ये शॉर्ट है, द्रव्य का प्राधान्य और द्रव्य की उपयोगिता। हमें एक द्रव्य की ऐसी उपयोगिता ऐसे नहीं पूछा जाता है, हमें महाभूत पूछा जाता है और उस महाभूत की उपयोगिता पूछी जाती है। फिर भी हमें द्रव्य की उपयोगिता आनी चाहिए। अगर पूरा का पूरा लिखी हुई ऐसा है कि द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य की परिभाषा, वर्गीकरण लिख कर द्रव्य का प्राधान्यत्व स्पष्ट कर द्रव्य की आयुर्वेदिक उपयोगिता लिखी है, तो हमें लिखना आना चाहिए। ऐसा तो क्वेश्चन कभी भी नहीं आया है, पर हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद में एक लास्ट लेक्चर होगा और द्रव्य का इंट्रोडक्शन जो है वो पूरा तरह से खत्म हो जाएगा, और फिर बाद में हम महाभूत स्टार्ट करेंगे। चलो।